लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। कल हमने किया था नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और अपन ने किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज के लिए। आज अपन करेंगे टूवर्ड्स कंज्यूमर, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, ये सारा अपन देख लेंगे। मैं ये जो टोटल वीडियो है ना, आपका पूरा लेक्चर, आपका पूरा चैप्टर का पार्ट्स में बनाऊंगा, सो दैट आपको बहुत इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक जो होगा स्टार्ट करेंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने पहले लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देख लेना, फिर उसके बाद इसको देखना। ठीक है क्या? लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम करेंगे आज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। ठीक है, चलो, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत बार ये बोर्ड में पूछा गया है, इसको आप इग्नोर ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। ठीक है, अभी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर क्या क्या होती है, हम वन बाय वन करके सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। अभी आप कोई भी देखो, बिजनेस बिजनेस बेसिकली सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस, मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि कोई भी बिजनेस एक बंदे के हिसाब से चल ही नहीं सकता। ठीक है, इट हैज टू बी असेंबली और ग्रुप ऑफ द पर्संस। ठीक है, जैसे एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है। ठीक है, दोनों एक साथ आते हैं और मार्केट में आते हैं, तो बहुत से कंज्यूमर, बहुत से लोग बिजनेस से ना इर्द गिर्द बोलने के रिलेटेड रहते हैं। ठीक है क्या? चलो, हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। उसके पहले कोई भी पॉइंट लिखने से पहले, मैंने कल भी बताया था आपको, आंसर के पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर आपका ये है 119 ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ठीक है, आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक फॉलो करिए और आ जाइए पेज नंबर 119 पे। ठीक है, मैं इधर पेज नंबर भी आपको रेफरेंस में लिख देता हूँ, पेज नंबर 119। ठीक है, वहां पे देखो क्या बोला है कि द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, इस लाइन का हम लोग 2 मिनट हंस भी लेंगे। ठीक है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट इवन दो वी आर ट्रीटेड लाइक अ बेगर। ठीक है, बहुत से सालों से ये पढ़ा गया, हमने भी ये पढ़ा है और आप भी यही पढ़ रहे हो, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अगर ये चीज बोली गई है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, तो सारी चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए और ये एक्चुअली सही है, कंज्यूमर को किंग जैसा ट्रीट करना भी चाहिए। अगर कोई भी कितना भी आपका बेस्ट प्रोडक्ट होने, तो आप बहुत बड़ी कंपनी हो, आप बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हो, बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट सर्विस देते हो, ठीक है, आपका सब चीज अच्छा है, हाँ फलाना डिमका, आपका बहुत सब चीज अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, पर जब तक कंज्यूमर उसको परचेस नहीं करेगा तब तक इट इज ऑल वेस्ट ना। मानते हो ना? ठीक है, तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, तो सारी चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि वही जो बंदा है आपको पे करता है, उसके पॉकेट से जो पैसे आएंगे वही तो आपका सेल होगा, वही तो आपका सेल होगा ना। दैट इज कॉल्ड एज सेल प्रोसीड। तो आपका धंधा कब बनेगा? जब आप कंज्यूमर के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हो और उसके हिसाब से उसको बेचते हो। तो समझ में आया क्या? चलो, तो सबसे पहले अपन लाइन लेंगे, द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट बट इन रियलिटी एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। और उन्होंने खुद नहीं बोला, ये कंज्यूमर को किंग ऑफ द मार्केट बोला तो जाता है, बट इन रियलिटी में ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है, बिजनेस कैन नॉट वर्क विदाउट कंज्यूमर। ऑब्वियसली अगर कंज्यूमर रहेंगे ही नहीं मार्केट में, तो आपका बिजनेस का कितना भी लुक्रेटिव प्रोडक्ट रहने दो, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत इनोवेटिव आइडिया से आपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाया है, उसका कोई भी यूज नहीं है अगर मार्केट में कंज्यूमर नहीं है। तो समझ में आया क्या? तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में ये 2 पॉइंट लेने हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट बट इन रियलिटी द एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। एंड सेकंड, बिजनेस कैन नॉट वर्क विदाउट कंज्यूमर। कंज्यूमर के विदाउट कोई भी बिजनेस आप बोलते ना कि एक्सपेक्ट तो क्या सोच भी नहीं सकते। समझ में आया क्या? चलो, आपको ये आंसर स्टार्ट करने से पहले इतना आपको आपके आंसर के स्टार्टिंग में लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलो, इतना आपने इंट्रोडक्शन मार्किंग कर लिया। उसके बाद फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, ऐसा करके हम लोग फर्स्ट पॉइंट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट आपके आंसर में आना ही चाहिए। सबसे पहले क्या आता है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। क्या है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, मैं पॉइंटर्स बार बार रेपिटेटिवली आपको रिपीट करते जाऊंगा सो दैट ये आपको याद हो जाए। मैं आपको बोलूंगा बेटर एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स में और लेक्चर्स को सुनो, सो दैट आपके माइंड में ना ये रिवॉल्व होते रहेगा। समझ में आया क्या? सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा है सर? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, कोई भी कंपनी हो, अगर वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा सर? कुछ बेनिफिट होगा क्या? देखो, सामने वाला भी प्रोडक्ट बना रहा है, मैं भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या ही मतलब पड़ता है कि कैसे प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो? नहीं। इफ यू आर अ बिजनेस, समझ में, आप बिजनेस हो और अगर आप अच्छा, मतलब बोलते हैं कि आप कस्टमर से पैसा ले रहे हो, बराबर, तो कस्टमर सोचेगा ना भाई पैसा दे रहा हो तो पैसा वसूल होना चाहिए, बराबर। बहुत बार अपन प्रोडक्ट लेते हैं और अपन को लगता है भाई ये इधर पैसा वेस्ट हो गया, पूरा पैसा बर्बाद हो गया, क्या ये प्रोडक्ट है क्या? देखो, मैं आपको बताता हूँ, अभी आईफोन के लिए लोग बहुत जन पे करते हैं, पर वो वैसा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भी तो है ना। भले वो महंगा है, भले वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, भले वो महंगा प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, फिर भी लोग उसको परचेस तो करते ही है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी देता है। समझ में है? उसका कैमरा, उसकी क्लैरिटी, उसका डिस्प्ले, उसका टच, उसकी सारी चीजें अप टू द मार्केट और कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर दी।
अब फायदा क्या है क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करने का? सबसे पहले तो आपको कस्टमर, जो आपका फर्स्ट टाइम कस्टमर है ना, वो लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा। समझ में आया क्या? हमेशा वही ब्रांड वो परचेस करेगा अगर आप अच्छे से जितना उससे पैसा लेते हो उतना उसको वैल्यू देते हो तो। क्लियर है? सेकंड क्या है? अगर सबसे पहले फर्स्ट टाइम कंज्यूमर लाइफ टाइम कंज्यूमर बनेगा। सेकंड, आपकी मार्केट में रेपुटेशन, बोलते ना ब्रांड गुडविल बन जाएगा। समझ में आया क्या? तो मार्केट में कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे बिजनेस का रेपुटेशन गुडविल मार्केट में बनता है। समझा इतना? चलो अभी मार्किंग लेते हैं और समझते हैं। हाँ, द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन ने बनाना भी चाहिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और बेचना भी चाहिए। समझ में आया क्या? एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इट्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सो इंफीरियर एंड सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कैन बी रिजेक्टेड। अभी ध्यान से सुनो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझो एक कंपनी है, ठीक है? अगर ये घर जैसी आपको कंपनी लग रही है तो भाई घर वाली कंपनी, समझो जज किया ड्राइंग को तो मार खाओगे, ठीक है? समझो अपनी एबीसी लिमिटेड है ये, ठीक है? ये कंपनी है, ये क्या बनाती है? ये प्रोडक्ट बनाती है। सर कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? बनाती है वॉच। अब मुझे बताओ वॉच क्या है? एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल या फिर इलेक्ट्रो मशीन वाला प्रोडक्ट है, ठीक है? ये लोग क्या बनाते हैं? वॉच बनाते हैं, ठीक है? ये लोग क्या? वॉच बनाते हैं। अभी ये लोग बहुत को वॉच का प्रोडक्शन करते हैं और इनके पास ना एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट है जो सारे वॉच मार्केट में भेजने से पहले चेक करता है। अगर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है ना, वो फिर जाता है फैक्ट्री में, फिर जाता है और उसको बोलते हैं ना कि उसमें जो भी डिफेक्ट है उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है और उस डिफेक्ट को करेक्ट करके फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे क्या होता है? मार्केट में कस्टमर तक कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पाता है और कस्टमर को जो सारे प्रोडक्ट मिलते हैं ना, वो क्वालिटी में अप टू मार्क होते हैं। और अगर ऐसा आप प्रोडक्ट बनाते हो और अगर ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचते हो तो कस्टमर के ना आईज में ना आपका एक अलग ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाता है। भाई मैंने आज तक इसके प्रोडक्ट खरीदा है, आज तक एक बार भी नहीं हुआ कि थोड़ा भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट आए। ऐसे आपने बहुत से ब्रांड के लिए सुना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कस्टमर के बोले ना कि दिमाग में पिक्चर या फिर ट्रस्ट डेवलप कर लिया। समझ में आया था? तो हमेशा बिजनेस को ना एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहिए और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना के ही बेचना चाहिए। समझ में आया? चलो तो आपको मार्किंग कहां तक लेने का है? The organization should produce good quality product. Every organization should have its quality control department. So inferior मतलब low standard या फिर low quality and substandard product can be rejected. Clear है क्या? चलो उधर तक आपको मार्किंग लेना है, उधर तक आपको मार्किंग लेना है। अभी अपना सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो गया? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकंड अभी अपन पॉइंट करेगा, सेकंड जब अपन पॉइंट स्टार्ट करेंगे ना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। और ये बहुत इजी पॉइंट भी है, ठीक है? फेयर प्राइस। कस्टमर से ना हमेशा ना बिजनेसमैन ने फेयर प्राइस चार्ज करनी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 50 बनती है तो उससे 50 से लेना चाहिए, 50 से ज्यादा लेना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा, हम थम्स अप की बोतल परचेस करते हैं, उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है, समझो 18 रुपीज। कांच की बोतल पता है हमारे जमाने इन सेंस के हम सबने देखा ही होगा, कांच की बोतल में थम्स अप मिलता था 18-20 रुपए का। समझो फॉर एग्जाम्पल उस बोतल पे एमआरपी लिखा है 20 रुपया, पर हमारे से जो शॉपकीपर है ना वो लेता है सर 22 रुपए। क्यों? 2 रुपए ठंडा करने का चांसेस। आप लोग ने आज तक कभी उसको बोला नहीं, बट आपका राइट है और आप राइट आपका एक्सरसाइज कर सकते हो कि उसको बोल सकते हो भाई इसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। इसके ऊपर एमआरपी 18 रुपए लिखा है तो 18 रुपए से अगर आप ज्यादा चार्ज करते हो तो हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं। मतलब कस्टमर से कभी भी, ये बिजनेसमैन का पहली बात तो खुद बिजनेसमैन का एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि भाई कस्टमर किंग ऑफ द मार्केट है, कस्टमर से मेरा पेट चलता है, ठीक, कस्टमर से मेरा बिजनेस चलता है। सो द कस्टमर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है? जितना बनता है उतना ही आपको उससे प्राइस देना चाहिए ना। समझ में आया क्या? तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट ले तो देखिए उसका एमआरपी कितना है और उतना ही आपको पे करना चाहिए। समझ में आया क्या? तो कस्टमर से हमेशा बिजनेस ने फेयर प्राइस चार्ज करनी चाहिए, उससे 1 रुपया कम नहीं और उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। समझ में आया क्या? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ फेयर प्राइस। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड द कस्टमर्स विद फेयर प्राइस प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? जितना आप पैसा ले रहे हो उतने का प्रोडक्ट वाला बेनिफिट भी दो उनको। क्लियर है? मार्किंग ले लो। द कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड। पहली बात तो कंज्यूमर के साथ चीटिंग नहीं करने का, ठीक है? बाय चार्जिंग हाई प्राइस। अगर किसी कमोडिटी की जितनी प्राइस बनती है उतनी उनसे प्राइस लो, हाई प्राइस मत चार्ज करो। क्लियर है क्या? चलो, इट इज नॉट पॉसिबल टू फूल द कस्टमर्स एवरी टाइम। एक इंसान को आप बहुत देर तक फूल नहीं बना सकते। एक बार फूल बनाया, 2 बार फूल बनाया, थर्ड टाइम ही विल बी अवेयर ऑफ योर फुलनेस, ठीक है? ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फुलिश, ही विल मेक यू फुलिश नाउ और अदरवाइज ही विल स्टॉप बाइंग फ्रॉम यू। और अगर आपसे ये कोई कस्टमर बाय करना बंद कर देगा तो आपका सेल्स डाउन हो जाएगा ना, जो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा डीमेरिट हो जाएगा, धंधा बंद हो सकता है ना भाई। चल,
A fair price convert a one time consumer into a permanent consumer. अगर आप सही दाम पे एक बंदे को एक प्रोडक्ट बेचते हो तो एक टाइम फर्स्ट टाइम आया ना, तो आपका हमेशा के लिए कस्टमर बन गया। डीमार्ट के साथ क्या हुआ? डीमार्ट जो सबसे मतलब बिग बाजार बताता है कि वो फेयर प्राइस पे कस्टमर्स को देता है, बट जब आप बिलिंग करोगे ना कभी जो आपको डिस्काउंट बोलते हैं ना उससे ज्यादा ही आपका मतलब ना डिस्काउंट तो आपको मिलता है नहीं, और जब आपका बिल आता है ना उसमें आपको लगता है हाई प्राइस ही है, पर डीमार्ट जो बोलता है उतने प्राइस पे देता है। और मार्केट में बहुत से ऐसे स्टैंड अलोन स्टोर्स है, बहुत से ऐसे सुपर मार्केट है, बट डीमार्ट सबसे हिट में क्यों चलता है? बिकॉज कि वो जो लोगों को प्राइस वहां पे बताता है, वहां पे जो कटलरी होता है, वहां पे जो स्टॉल्स होते हैं उसमें जो प्राइस लिखा है उसी प्राइस पे आपको कमोडिटी प्रोवाइड भी करता है। इसीलिए तो डीमार्ट इज ऑलवेज अप। ठीक है, डीमार्ट में देखो हमेशा जाना, आप गर्दी रहती है वहां पे, रश रहती है, क्योंकि कस्टमर का उसने वन टाइम कंज्यूमर वो लाइफ टाइम कंज्यूमर बन चुके हैं डीमार्ट के। समझ में आया क्या? दैट इज व्हाट इज द बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ चार्जिंग द फेयर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर्स, which will basically provide you with benefit of long term customers. समझ में? तो consumer should not be cheated, consumer must be provided with fair price commodity. Clear है? Marking ले लो। The consumer should not be cheated by charging high price. समझा? It is not possible to fool the customer every time. Fair price convert a one time consumer into permanent consumer. ये लाइन मैंने अभी बोली। Maximum retail price inclusive of all taxes should be printed on every packet. हमेशा जो भी आपको चेक करना है कि कोई भी पैकेट पर कोई अगर आप कमोडिटी परचेस कर रहे हो तो देखो उसका एमआरपी कितना है, और नहीं है तो उसको देखो एमआरपी बिना वाला प्रोडक्ट तो आपका पहली बात तो यूज करना ही नहीं चाहिए। समझ में आया क्या? चलो उतना समझ में आया पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया मुझे बताओ फर्क से? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकंड कौन सा? फेयर प्राइस गुड्स। ठीक है, फिर फेयर प्राइस। समझ में? सबसे पहले पॉइंट कौन सा है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। पहले पॉइंट कौन सा है? बताओ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकंड कौन सा? फेयर प्राइस। अभी हम बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट के। सो अब तक हमारे दो पॉइंट हो गए। सबसे पहले कौन सा? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा हो गया? फेयर प्राइस। अभी हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर सेफ्टी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है, कस्टमर की सेफ्टी। अभी बिजनेसमैन ने सिर्फ बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो प्रोडक्ट को बना रहा है वो कंज्यूमर के लिए सेफ है क्या, उसका सबसे पहले एनालिसिस करना चाहिए। और बिजनेस ने हमेशा कस्टमर सेफ्टी को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो कंज्यूमर के लिए सेफ हो, और वो कंज्यूम करने के बाद उनको कुछ हार्म ना पड़े, मतलब उनकी हेल्थ की प्रायोरिटी को नंबर 1 देना चाहिए। समझ में? बहुत बार हमने देखा है कि मार्केट में ऐसे आते हैं 1+1 ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री, या फिर बाय 2 गेट 1 फ्री। वो हमको बहुत बार हमने देखा है वो ऐसे बाय 1 गेट 1 फ्री या फिर बाय 2 गेट 2 फ्री, ये ऑफर्स कब आती है? जब है ना उनकी जो ड्यू डेट है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायरी डेट पास आती है ना, मतलब एक्सपायरी डेट पास इन द सेंस 2 महीने बाद इसकी एक्सपायरी है, वो वाले कमोडिटी आपको बाय 1 गेट 1 फ्री में देते हैं। सो क्या वो उनके पास जो माल पड़ा है, मतलब ऑब्वियसली उनका स्टॉक जो लाएंगे, मतलब उनका जो स्टॉक बिका नहीं है, वो रीसेट माल वो लोग क्या करते हैं, हमको ऐसे ऑफर्स में बेचते हैं। तो हमको ऑफर्स में जब भी परचेस करें तो हम कस्टमर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करके लिए कि हमारे लिए वो प्रोडक्ट अच्छे है या नहीं। कभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग ड्यू डेट 2-3 महीने अगर बाद उसकी ड्यू डेट है तो आपको उसको परचेस नहीं करना चाहिए, मतलब 2-3 साल से माल पड़ा है ना। समझ में आया क्या? तो कस्टमर के सबसे पहले कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, पर बिजनेसमैन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे कमोडिटी को बनाए भी ना जो मतलब कंज्यूमर की सेफ्टी के अगेंस्ट जाए, और ऐसे कमोडिटी को बेचे भी ना जो कंज्यूमर के हेल्थ को बहुत हजार्डस या फिर स्प्यूरियस प्रूफ हो। समझ में आया बच्चा? चलो इसका मार्किंग लेते हैं। अभी कस्टमर सेफ्टी, the business must ensure that the product supplied will not adversely मतलब badly affect the life and health of the customer। तो बिजनेस ने हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, जो वो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, वो कस्टमर की हेल्थ को या फिर लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट ना करे। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड। जो अनसेफ प्रोडक्ट होते हैं, जो मतलब बोलते हैं ना कि जो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनसे कस्टमर को हार्म हो सकता है, उनकी लाइफ या फिर बोलते हैं ना लाइफ में डेथ हो सकती है, या फिर उनको हार्म हो सकता है उनके लाइफ के अगेंस्ट या फिर सेफ्टी के अगेंस्ट, सिक्योर प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट को पहली बात तो मार्केटिंग करना ही नहीं चाहिए। समझ में आया क्या? चलो, इसलिए आपने देखा होगा कभी भी सिगरेट्स की एड नहीं आती, बराबर? कभी भी अल्कोहल की सो फॉर ऐसे डायरेक्टली ऐड तो नहीं आती, ठीक है, उसको बोलते हैं कि वाटर ऐसे कि सोडा, इस रूप में ऐड आती है। पर बेसिकली आपने देखा होगा आज तक कभी सिगरेट्स की ऐड तो नहीं आई होगी। क्यों पता है? क्योंकि अनसेफ प्रोडक्ट है जिसको मार्केटिंग करना बैन है। समझ में आया क्या? चलो हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हमने कौन सा किया? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकंड कौन सा किया? फेयर प्राइस। और अभी अपन ने कौन सा किया? सेफ प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर सेफ्टी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बिजनेसमैन की, कंज्यूमर सेफ्टी। ठीक है, अब अपन चाहेंगे फोर्थ पॉइंट, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। सर इसके ऊपर भी हम लोग को बहुत मीम आता है, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। आज तक इंडिया में मतलब बहुत कम ब्रांड्स हो गए जिन्होंने एकदम प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया। आपको पता है एडवर्टाइजिंग का रियल मतलब क्या होता है?
Advertising is basically making the consumer or the people at large aware about the features, facts and qualities of the product. बराबर, ये सब छोड़ के हमको सब पता है कि क्या ही होता है. अब आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल वो गाना है ना टेढ़ा नशा, ठीक है, वो कौन सी तो एक ब्रांड का परफ्यूम है, ठीक है, कौन सी ब्रांड का परफ्यूम है. उससे क्या होता है, वो एक बंदा परफ्यूम लगाता है, उसको बहुत दूर से एक लड़की दिखती है और उसके पीछे पड़ जाती है. ये कोई मतलब इससे क्या ही पता चल गया कि मतलब अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो आपके पीछे लड़की आ जाएंगी. अरे उससे दूसरा एग्जाम्पल दो, बहुत कॉमिक है. मतलब ध्यान से सुनो, अगर आप कॉम्प्लेन पी लोगे, मतलब आप दूध में कोई पाउडर डाल के कॉम्प्लेन पी लोगे तो आपका हाइट बढ़ जाएगा. मतलब क्या ही है ये. अगर आप है ना, मतलब बोलते हैं ना कि अगर ये पास आओ वाला ऐड, तो ये सारे ऐड कितने एकदम फालतू ऐड नहीं लगते आपको. इसमें प्रोडक्ट के बारे में तो बताया गया ही नहीं है, ठीक है. ये बहुत ऐड कैसे मिसलीडिंग ऐड है. मिसलीडिंग ऐड मतलब क्या, कस्टमर को फैक्ट और फिगर्स के बारे में तो पता चलता ही नहीं है, उसके फीचर्स क्या प्रोडक्ट के. तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को फीचर्स बताए, प्रोडक्ट के फैक्ट बताए, इसका कैसे यूज है या फिर कैसे यूज नहीं है, और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए. ठीक है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी चाहिए. इसलिए हमेशा एडवर्टाइजमेंट कैसे होनी चाहिए, फेयर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए. समझ में आया क्या? चलो, जैसे एक रेडबुल का ऐड आता है, जैसे आप रेडबुल पीते हो आप उड़ने लगते हो, सही में ऐसा ऐड आता है क्या? कुछ भी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन. ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग. ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एडवर्टाइजिंग हमेशा ऑनेस्ट करनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहनी चाहिए. ठीक है, चलो, द ऑफेंस इज नो ऑफेंस. ठीक है, द कंज्यूमर वांट टू नो द फैक्ट. कंज्यूमर को एड देख के क्या पता चलना चाहिए? पहली बात तो फैक्ट, फीचर्स, एडवांटेजेस, साइड इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट. The advertisement conveys this information, so the organization must be sure that advertisement is not being misleading. समझ में आया क्या? चलो, सबसे पहले मेरे साथ बोलते जाओ. एडवर्टाइजमेंट में क्या होना चाहिए? फैक्ट, फिगर, फीचर्स, साइड इफेक्ट्स, एडवांटेजेस. समझ में? फैक्ट, फिगर, फीचर्स, एडवांटेजेस, साइड इफेक्ट. समझ में? ये सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट में होनी चाहिए. क्लियर है क्या? एडवर्टाइजमेंट वल्गर नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए. क्लियर हो गया क्या? सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. सेकंड कौन सा है? फेयर प्राइस. तीसरा प्रोडक्ट कौन सा है? बताओ, जल्दी बताओ. तीसरा मतलब इसमें फीचर अपना ये जो अपन कर रहे हैं ना, उसमें तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा है? बताओ फटाक से. ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग के पहले वाला कौन सा है? कंज्यूमर सेफ्टी. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. सेकंड वाला कौन सा है? फेयर प्राइस. थर्ड कौन सा है? कंज्यूमर सेफ्टी. और अभी अपन ने जस्ट कौन सा कंप्लीट किया है? वो है ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग. क्लियर है? चलो, अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. आफ्टर सेल सर्विस. ये बहुत बोलते हैं ना, आप आज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक इन एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस कैंपेन. अब ध्यान से सुनो, आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या? देखो, बहुत से कस्टमर्स कैसे होते हैं ना, और बहुत से बिजनेसमैन कैसे होते हैं कि बहुत से बिजनेसमैन, एक बार ट्रांजेक्शन हो गया ना भाई, तू कौन और मैं कौन. बराबर, आपने एक प्रोडक्ट बेच दिया उस कस्टमर को, उसके बाद कुछ भी उस प्रोडक्ट के लिए उसको दिक्कत आती है ना, कस्टमर को उसको एंटरटेन किया नहीं जाता. ऐसा नहीं होना चाहिए. बिजनेस को हमेशा रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए. अगर आपने प्रॉपरली गारंटी पीरियड या फिर वारंटी पीरियड दिया है और उस बीच उस प्रोडक्ट को कुछ होता है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मेक श्योर द प्रोडक्ट एंड द प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड. बराबर क्या? आपको जो भी कस्टमर की ग्रीवियंसेस है वो प्रोडक्ट को लेके, तो आपको उसको सेल होने के बाद भी उससे वैसे ही ट्रीट करना है. समझ में आया क्या? मतलब देखो, फॉर एग्जांपल मैं फोन परचेस करता हूँ, मैं उसको, वो फोन की मेरे को वारंटी मिलती है 2 साल की. मैंने आज यूज किया, कल यूज किया, से 6 महीने यूज किया, 7वें महीने में मेरा फोन हो गया खराब. तो मैं गया जिस शॉप से मैंने फोन खरीदा था, तो उन्होंने बोला कि हम आपको आपका प्रॉब्लम फिक्स करके नहीं देंगे. तो क्या सही बात है? नहीं. कस्टमर को हमेशा आफ्टर सेल सर्विस भी प्रॉपर्ली प्रोवाइड करनी चाहिए. उसकी कोई भी क्वेरी है उसको सॉल्व करना चाहिए. उसकी कोई भी बोलते ना कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फिर उसको बोलते हैं हैंडलिंग करने नहीं आ रहा डिवाइस को, तो उसको बताना चाहिए, देखो ऐसे दीज आर द स्टेप टू डील विद द प्रोडक्ट. समझ में आया? तो बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस भी होती है ना, वो अच्छी और तगड़ी होनी चाहिए. समझ में आया क्या? तो बिजनेस ने फोकस करना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर भी, और प्रोडक्ट का सेल होने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विस भी प्रॉपर और अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर्स को. क्लियर है क्या? सबसे पहले पॉइंट अपन ने कौन सा किया? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. सेकंड कौन सा किया? फेयर प्राइस. तीसरा अपन ने कौन सा किया? कस्टमर सेफ्टी. ठीक है, चौथा कौन सा किया? ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग. और अभी अपन ने कौन सा किया? आफ्टर सेल सर्विस. क्लियर है? सबसे पहला कौन सा किया मुझे बताओ? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. सेकंड कौन सा किया? फेयर प्राइसिंग. थर्ड कौन सा? कस्टमर सेफ्टी. फोर्थ कौन सा? ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग. और अभी अपन ने कौन सा कंप्लीट किया? आफ्टर सेल सर्विस. क्लियर है? देखते ही देखते 5 पॉइंट अच्छे से हो चुके हैं. क्लियर है क्या? अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मुड़ते हैं.
लेट्स स्टार्ट। अभी तक टोटली 5 पॉइंट अच्छे से कर लिए। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट जो करने वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिजनेस में ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी सबसे पहले आपने समझो, अगर आपने ना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर चुके हो, अभी आपने अब क्या कर दिया, अपना बिजनेस है ना मार्केट में चालू कर दिया, आपको अभी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। क्या ये मेरा प्रोडक्ट में कुछ चीजें नेसेसरी है, कुछ ऐड करना चाहिए या फिर कुछ लेस करना चाहिए या फिर कुछ इंप्रूवमेंट की नीडेड है। इसीलिए हर बिजनेस देखो, हर बिजनेस क्या करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, हमारे पास सर्वे लेते हैं। अगर आपने देखो व्हाट्सएप पे किसी को वॉइस कॉल किया होगा तो उसके बाद तुरंत ही आपको आता है रिव्यू बॉक्स, ठीक है, और रिव्यू आ जाता है आपके व्हाट्सएप में कि कुड यू हियर द अदर पर्सन, वाज द वॉइस वाज क्लियर, was the correspondence was nice। ये क्या था, व्हाट्सएप इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी क्या करती है, लोगों से व्यू पॉइंट मांगती है, लोगों से क्या करते हैं, रिव्यू लेती है, और लोग है ना क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, सो दैट उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहे, कस्टमर्स के लिए फेवरेट रहे। समझ में आया क्या? दिस इज, ये बिजनेस का रोल ही है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। पता है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड होता है, आईएसओ करके एक स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। समझ में आया? जैसे अगर आप गोल्ड परचेस करने जाओगे ना तो उसके ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा हॉलमार्क वाला गोल्ड है क्या नहीं। समझ में, उसका BIS हॉलमार्क होना चाहिए। अगर वो वाला गोल्ड आप परचेस करते हो तो जिस प्राइस में आपने परचेस किया ना, उसी प्राइस में आप जब भी बेचना चाहोगे वो प्राइस आपको मिल सकता है। समझ में आया क्या? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज BIS हॉलमार्क वाला। तो आपका गोल्ड भी परचेस करने वक्त देखना चाहिए कि भाई ये ऑथेंटिकेटेड गोल्ड है या नहीं, मिलावट वाला तो है या नहीं। तो BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड हमेशा प्योर गोल्ड होता है। समझ में आया क्या? तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले मार्केट का क्या करे, रिसर्च करे, और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को क्या करे, डेवलप करे। समझ में आया क्या? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको हमेशा बिजनेस चालू करने के बाद जब आप आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो ना, आपको चेक करना चाहिए क्या ये प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा लग रहा है नहीं, क्या कस्टमर का व्यू पॉइंट है इस प्रोडक्ट के लिए, और जो भी व्यू पॉइंट है कस्टमर का हमेशा कंसिडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। समझा कि नहीं समझा? दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, हमने अभी कौन सा किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट कौन सा किया, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकंड कौन सा किया, फेयर प्राइस। थर्ड कौन सा किया, कस्टमर सेफ्टी। फोर्थ हमने कौन सा किया है, आफ्टर सेल सर्विस। फोर्थ हमने किया ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। फिफ्थ कौन सा किया, आफ्टर सेल सर्विस। और अभी अपन ने कौन सा किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझा अच्छे से? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना 7th पॉइंट, रेगुलर सप्लाई। अभी बिजनेसमैन ने हमेशा, हाँ सबसे पहले इसका मार्किंग ले लिया आपने। मार्किंग क्या करना है सर, 6 पॉइंट पूरा पॉइंट आएगा। ठीक है, 6 पॉइंट पूरा, उसमें कोई मार्किंग नहीं है, बहुत छोटा सा पॉइंट है बच्चा। ठीक है, चलो अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, रेगुलर सप्लाई। बिजनेस में हमेशा गुड्स का ना रेगुलर सप्लाई चालू रहना चाहिए। मतलब देखो, प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो, प्रोडक्शन होते रहना चाहिए और साइड बाय साइड सप्लाई भी, मतलब सेल भी होते रहना चाहिए। तो मार्केट में आपका ना फ्लो मेंटेन रहेगा। समझ में आया क्या? अगर थोड़े टाइम के लिए अगर आपका मार्केट में प्रोडक्ट आता ही नहीं है तो कोई दूसरा प्रोडक्ट उसकी जगह लेके आपका मतलब होता है ना कि ब्रांड मार्केट में शेयर वो कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है मैगी थोड़ी देर के लिए नहीं था, 1-2 साल के लिए मैगी बैन हो चुका था। अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक के लिए तो मैगी मार्केट में था ही नहीं, 1-2 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसके वक्त yippee जो कंपनी है, सनफीस्ट जो यूपी बनाता है, yippee नूडल्स का सेल्स बहुत अप हो गया था, क्योंकि मार्केट में कोई है ही नहीं ना, और लोगों को नूडल्स खाना बहुत पसंद है। ठीक है, सो ब्रेकफास्ट के वक्त लोग जब नूडल्स जो प्रेफर करते हैं, वो लोग ने तो yippee पे स्विच कर लिया था, और yippee का बहुत ऊपर हो गया था सेल्स। जो मैगी नहीं थी ना, अकेला प्लेयर बच गया था मार्केट में, और बहुत से बीच में आने की कोशिश की, बट मैगी के बाद yippee का सेल्स और मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया था। समझ में आया क्या? चलो अभी 7th पॉइंट, रेगुलर सप्लाई। कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड विद गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन दे रिक्वायर बाय देम। अभी ध्यान से सुनो, कंज्यूमर को जब भी वो प्रोडक्ट की जरूरत होती है तभी भी वो प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहना चाहिए। अगर समझो आपको हाइड एंड सीक बिस्किट खाना है, तो आप मार्केट में जाते हो और शॉपकीपर को पूछते हैं, भैया हमको हाइड एंड सीक बिस्किट दो और ये पैसा लो। सिंपल है। वो क्या बोलता है कि बिस्किट सर अवेलेबल नहीं है, इस कंपनी ने अभी तक सप्लाई नहीं किया है। इज दैट द गुड थिंग विच यू विल बी लाइक टू हियर अबाउट योर बिजनेस? नहीं। कस्टमर को क्या हो, भाई मेरे को खाने का मेरे को मिल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट टाइम भी गया सेम, थर्ड टाइम भी गया सेम। अगर ऐसा होगा ना, कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर स्विच करेगा। तो इसीलिए इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड द कस्टमर्स विद रेगुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स और कमोडिटीज। समझ में आया क्या? चलो सबसे पहले पॉइंट क्या बोला, कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड विद गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन दे रिक्वायर इट। समझा क्या? चलो द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स बाय होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। देखो ये बहुत बार होता है, हर साल होता है। देखो बताता हूँ क्या होता है। अब कस्टमर्स क्या समझो, कस्टमर्स के साथ ना खिलवाड़ किया जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, आपको बताऊंगा इसमें एक्सपेक्टेशन करके। अभी देखो कैसा होता है ना, हर बार बारिश में ना कांदा रिटेलर्स होते हैं ना, मतलब कांदा जो बेचते हैं, वो क्या करते हैं, होर्डिंग करके रखते हैं। मतलब क्या, सप्लाई मार्केट में रोक के रखते हैं।
अभी मार्केट में कांदा, ये तो भाई असेंशियल कमोडिटी है, सबके घर में कांदा बिकता है, सबके घर में कांदा खाया जाता है, तो लोग कांदा डिमांड करे, कांदा चाहिए, कांदा चाहिए। लोग क्या करेंगे, कांदा का भी ना जो स्टॉक उनके पास है, फिर भी बताएंगे नहीं कांदा बना नहीं है, कांदा का स्टॉक मार्केट में आया नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, अपने ना होर्डिंग करके रखते हैं, मतलब अंदर दबा के रखते हैं स्टॉक। अब क्या करेंगे, मार्केट में प्राइस अप होने देते हैं, मार्केट में प्राइस अप होता है, अप होता है, अप होता है। जो 20 रुपए का पर केजी कांदा, 10 रुपए का पर केजी कांदा, वट एवर द केस में भी, जो 20-25 रुपए का कांदा जो पर केजी होता है, वो 100 रुपए, 80 रुपए किलो हो जाता है। और ये लोग जानबूझ के करते हैं, ये लोग ने क्या किया, शॉर्टेज क्रिएट किया, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल शॉर्टेज। आर्टिफिशियल शॉर्टेज वो शॉर्टेज होता है जो बिजनेसमैन जानबूझ के, और एक होता है नेचुरल शॉर्टेज। नेचुरल शॉर्टेज वो होता है जो समझो अगर फसल उगी ही नहीं तो हम आपको बेचे कहां से, समझ में आए, दैट इज कॉल्ड नेचुरल शॉर्टेज। और आर्टिफिशियल शॉर्टेज वो होता है जो बिजनेसमैन क्रिएट करते हैं जानबूझ के, सो दैट मार्केट में पहले तो उसका डिमांड बढ़ने देंगे और बाद में इसको लेके आके बहुत ज्यादा प्राइस कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो ये बिजनेसमैन को करना नहीं चाहिए, समझ में आए। हमेशा रेगुलरली सप्लाई करते रहना चाहिए गुड्स एंड कमोडिटीज का। समझा बच्चा, क्लियर है, पॉइंट समझा अच्छे से, रेगुलर सप्लाई क्लियर है क्या। सबसे पहले पॉइंट कौन सा है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकंड कौन सा है मुझे बताओ, सेकंड पॉइंट इज फेयर प्राइस। थर्ड कौन सा, कंज्यूमर सेफ्टी। फोर्थ कौन सा, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, आफ्टर सेल सर्विस। उसके बाद कौन सा अपन ने किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी अपन ने कौन सा पॉइंट किया, रेगुलर सप्लाई। क्लियर हो गए सारी चीजें। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, अटेंड कंप्लेंट्स। हाँ वेरी गुड। अभी देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुनना पसंद होता है। सिर्फ रिव्यूज जब आप लेते हो ना, तो आप कंप्लेंट्स के ऊपर अगर रिव्यू लेते हो तो उनको देख तो भी लो, समझ में आया। हमेशा कोई भी एप्लीकेशन आपको बोलते हैं हाउ डू यू लव द एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेशन, तो हमको गूगल प्ले स्टोर पे लेके जाते हैं और वहां पे हमको क्या करना होता है, इसको रेटिंग देना होता है। अगर आपको रेटिंग बैड दिया तो ठीक है, तो उधर पूछने वाला क्वेश्चन आता है क्यों आपको बैड एक्सपीरियंस लगा। तो जो बैड एक्सपीरियंस जो कंज्यूमर अपना शेयर करते हैं उसको देखो तो सही भाई, कंपनी वालों उसको देख के उसके ऊपर काम करो ना, कि बैड एक्सपीरियंस ले लिया, व्यू पॉइंट ले लिया, व्यू पॉइंट लेने के बाद उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। अगर कोई कंपनी आपके प्रोडक्ट के बारे में आपके हेल्पलाइन नंबर जो प्रोडक्ट के नीचे लिखा रहता है, टोल फ्री नंबर होता है, उसके ऊपर कॉल करके अगर कंप्लेंट करती है तो उनके कंप्लेंट को बकायदा आपको इमीडिएटली या फिर थोड़े विद इन टाइम में कंप्लेंट को रिजॉल्व करना चाहिए। समझा क्या। कस्टमर भाई उसके लिए पैसा दे रहा है, उसको पूरा 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 हक है, अपने हक मतलब पूरा हक है कि उसको कोई भी चीज गलत लगती तो बोलेगा, बराबर है क्या, और वो बोलेगा ही। क्लियर है क्या। और जो बोलता है ना उसको बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सोल्यूशन निकाल के दे। क्लियर हो गया बच्चा। टिकट अटेंडिंग द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर। कंप्लेंट के जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट करते हैं उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको अटेंड करना चाहिए। अटेंड करके बस हाँ हाँ सुन लिया, ऐसा नहीं, उनको उस कंप्लेंट को क्या रेजोल्यूशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी करके देना चाहिए, सोल्यूशन भी निकाल के देना चाहिए। समझ में आया क्या पॉइंट। चलो मार्किंग ले लो। द कंज्यूमर कंप्लेंट मस्ट बी अटेंडेड इमीडिएटली। जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी कंज्यूमर का कंप्लेंट अटेंड कर लो और उसको सॉल्व भी कर लो। द कंज्यूमर कंप्लेंट मस्ट बी अटेंडेड इमीडिएटली, मतलब तुरंत। क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब अंडरलाइन के उसके टकले पे लिखो, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लेंट। रिड्रेसल सिस्टम शुड बी इंप्लीमेंटेड। मतलब आपको ना अपनी कंपनी में कहना से रिड्रेसल सिस्टम बना दो जो कंज्यूमर के कंप्लेंट के रिलेटेड ही काम करेगा। समझ में आया। जो भी क्वेरी होगा उनको सॉल्व करके फटाक से फिक्स करके देगा। ठीक है। सजेशंस ऑफ कस्टमर शुड बी वेलकम। हमेशा कस्टमर का सजेशंस को ना ओपन हैंडेडली, मतलब कि ओपन हैंडेडली वेलकम करो कि जो भी कस्टमर आपको लगता है हमारे प्रोडक्ट में कुछ भी चीजें नहीं ऐड करनी चाहिए तो उनका कस्टमर का बकायदा आप सुनो, और अगर आपको लगता है कोई वैलिड पॉइंट है तो उसको आप आपके प्रोडक्ट में ऐड ऑन करो। समझा बच्चा। ठीक है। तो हमने कौन सा पॉइंट किया, अटेंड कंप्लेंट्स। उसके पहले हमने कौन सा किया था, रेगुलर सप्लाई। उसके पहले कौन सा किया था, हमने किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ध्यान से सुनो, आपको एक मेमोरी टेक्निक बनाता हूँ। कभी भी आप कोई भी चीज को पढ़ते हो ना, कोई भी अपने पॉइंटर्स पढ़े या फिर आंसर पढ़े, सबसे पहले उसको सीधा याद कर लेने का। ठीक है। जैसे सीधा याद किया उसको 2 बार याद कर लिया, उसको 1 बार लिख लेने का, बाद में उसी चीज को उल्टा याद करने का और उल्टा लिख लेने का। आप तभी भूल ही नहीं पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ। पहले आप सीधे पढ़ लो, फिर वो सीधा पॉइंटर्स याद है उसको लिख लो सीधा, बाद में आप क्या करना, उसको उल्टा लिखना और उल्टा पढ़ के उल्टा लिख देना। मतलब आपको ऐसा वैसा पूरे तरीके से याद हो गया। समझ में आया क्या। सबसे पहले आप कौन सा लिखोगे, सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 कौन सा था, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकंड कौन सा था, फेयर प्राइस। तीसरा कौन सा था, कंज्यूमर सेफ्टी। फोर्थ कौन सा था, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। बाद में कौन सा था, आफ्टर सेल सर्विस। बाद में कौन सा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाद में कौन सा था, रेगुलर सप्लाई। क्लियर है क्या। अभी अपन ने कौन सा किया, अटेंडिंग द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। क्लियर है क्या। चलो सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट जो ट्रेनिंग है उसमें क्या बोला गया है, देखो अभी ये पॉइंट कैसा है ना, बेसिकली देखो बहुत से, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस परचेस करने हैं, आप विजय सेल्स में जाके परचेस करते हैं या फिर क्रोमा में जाके परचेस करते हैं। आप क्रोमा या फिर विजय सेल्स से आपने परचेस किया, समझो कोई वॉशिंग मशीन परचेस किया और बहुत ऑटोमेटेड मोड पे चलता है। अब ऑटोमेटेड मोड पे चलता है, अभी कैसे हो कि आपने परचेस तो कर लिया है पर आपको ना उसको यूज करने नहीं आ रहा है, तो आप है ना कंपनी को कॉल लगा के उसको बता सकते हो कि मेरे को ये एक बार डेमो चाहिए।
तो वो होता है ट्रेनिंग। बेसिकली कंपनी का एक बंदा आएगा, आपको प्रॉपरली एक बार रन कर के बताएगा कि एक्चुअली इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कहाँ से आपको इसमें वाटर पोर करना है, कहाँ से आपको इसको डिटर्जेंट या फिर मैटिक डालना है, और कैसे इसमें एक्चुअली कपड़े धुलेंगे और कैसे उसका ड्राई होकर बाहर आएगा। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस विच इज बीइंग taught or trained by the company and which is in the form of demo being provided to the customers। समझ में, इसको बेसिकली डेमो सर्विस बोलते हैं। कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट होगा उसका आपको डेमो सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, जो बिजनेसमैन ने आपको प्रोवाइड करना चाहिए विद कॉस्ट या फिर विदाउट कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बिजनेस विदाउट कॉस्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, समझ में है, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग, जो कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए जब भी उसको जरूरत पड़े तब। क्लियर है गाइस? चलो अभी लास्ट पॉइंट है अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। कभी भी कस्टमर का ना एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन समझते हो क्या? कस्टमर का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको पता है ये बेसिकली बिजनेसमैन, आपको भी पता है कि बिजनेस पूरा निर्भर है कस्टमर के ऊपर, तो आप उनको बोलते हैं ना कि यू शुड ट्रीट देम वेरी वेल। ठीक है, उस बंदे से पैसा ले रहे हो तो उसको उतना वैल्यू भी तो दो। समझ में आया क्या? आ जाओ देखते हैं इसमें क्या बोला है। Business should avoid unfair trade practices which lead to customer exploitation or exploitation of consumers. Also, they should avoid monopolistic competition in the interest of the consumers. ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो, ठीक है, आप आपके बगल की कोई भी ग्रोसरी शॉप नुक्कड़ की कोई दुकान पे चले गए, आपने वहां से बोला भैया मेरे को 2 kg ऑफ क्या चाहिए, राइस चाहिए, ठीक है, ऐसा आपने बहुत सी चीजें उसको बोले। अब वो क्या करता है, वो जो राइस है, राइस आपने उसने ऑर्डर लेके आप चले गए, ठीक है, आपने समझो फॉर एग्जांपल 10 kg ऑफ राइस बोला। अब बोला कि हाँ भैया आप घर पे चले जाइए, आप ही घर में हम भिजवा देंगे। अब उसने क्या किया, 10 kg ऑफ राइस में क्या किया, आपने समझो 55 रुपीज kg वाला राइस ऑर्डर किया। उसने क्या किया, बहुत लो क्वालिटी वाला होता है ना, लो क्वालिटी वाला राइस 10-20 रुपए किलो वाला, वो क्या करेगा, सबसे पहले जो मेन आपने जो क्वालिटी ऑर्डर किया है 55 वाला डालेगा, बीच में ढाई बोलो ना कि आधा पौना किलो वो दूसरा ही राइस डालेगा और ऊपर आपका राइस डालेगा। इससे क्या हुआ, उसने क्वालिटी में आपसे क्या किया, मतलब मैटर किया, मतलब कि आपने डिटरेंट क्वालिटी प्रोवाइड किया, उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की और आपको कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया उसने। ये ऐसा बेसिकली बिजनेसमैन ने करना नहीं चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेसमैन की, ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर मिक्स करना, फिर डाइल्यूशन करना, ऐसे सारे बोलते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर ब्लैक मार्केटिंग वाली चीजें करनी नहीं चाहिए। कस्टमर को हमने पहले ही बताया था कि कंज्यूमर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही ये पॉइंट क्या बोलते हैं, कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। जो जिसका जितना प्राइस बनता है भैया उतना ही प्राइस कस्टमर से लेना चाहिए। समझ में आया क्या? ओवर चार्जिंग प्राइस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज अवॉइड करनी चाहिए। अभी आजकल बहुत मार्केट में ट्रेंड चला है कि बहुत लोगों को ना एथनिक बोलते हैं ना, एथनिक यूटेंसिल्स में खाना खाना है। मतलब बाल्टी जैसे छोटी छोटी बाल्टियां आती है, उसके अंदर भाजी करके बहुत से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं। तो जो आप अगर उस बाल्टी में अगर आप बोलते हैं ना कि वो बाल्टी में आप वो भाजी या फिर बोलते हैं ना कि सर्व किया अगर कोई भी आइटम, फूड आइटम, तो अगर आप स्पून से उसको चेक कर सकते हो उसकी डेप्थ को, आप अगर उसके अंदर डिप करोगे ना तो बाल्टी में ना इतना पोर्शन होता है ना, इतना पोर्शन वो तो मेटल का ही होता है, इतना ही पोर्शन में से वो एक्चुअली भाजी या फिर वो बोलते हैं ना कि फूड आइटम डाला हुआ होता है। ये क्या दिखने में बाहर से इतना बड़ा दिख रहा है पर एक्चुअली उसके अंदर उतना कंटेंट या फिर उतना आइटम का फूड आइटम है ही नहीं। ठीक है, दिस वे द कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन शुड बी अवॉइडेड। अब तक हमारे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, एक बार उसको वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपन खत्म करेंगे। सबसे पहले हमने कौन सा किया, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकंड कौन सा किया, फेयर प्राइस। तीसरा अपन ने कौन सा किया, कस्टमर सेफ्टी। बाद में कौन सा किया, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। बाद में आफ्टर सेल सर्विस, रेगुलर सप्लाई। ठीक है, कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें मतलब अटेंडिंग कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ये सारे पॉइंट आपको एक साथ लिखने तो है नहीं, 5 मार्क या फिर 4 मार्क के लिए आएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको लिखने हैं 6 to 7, ज्यादा से आपको 7 पॉइंट लिखने हैं और 8 और 9 अगर 5 मार्क के लिए आए तो 8 और 9 आप हेड पॉइंट लिख दोगे। समझ में आया क्या? पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। सो दिस वे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड्स। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। चलो बाय।